अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज की जो आज का जो सेशन है वो अगेन न्यूरोलॉजी सेशन है और उसमें हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे, शॉर्ट केस करेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर मरियम और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आई होप जो मेरी लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि अप्रोच कैसे करनी है लोअर लिम्ब वीकनेस की। तो उसी पेशेंट के साथ अगर वही आपका लॉन्ग केस है, लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ पेशेंट है, न्यूरो में बहुत जो है ना प्रैक्टिस चाहिए होती है लीजन्स को पिक करने के लिए, बोथ शॉर्ट केस में भी और लॉन्ग केस में भी। आपको फ़ौरन जो है वो लीजन को पिक भी करना है, रेलिवेंट भी करना है और डायग्नोसिस या डिफरेंशियल्स बनाने हैं। तो ये प्रैक्टिस से आता है। मल्टीपल शॉर्ट केसेस कीजिए, वैरायटी ऑफ शॉर्ट केसेस देखें ताकि आप खुद ब खुद अपने लीजन्स को पिक करें। जब तक आपको सबसे पहले तो स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, स्टेप्स याद होंगे तो फिर रेलिवेंट की तरफ जाएंगे आप। जब स्टेप्स में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा तो रेलिवेंट तो बहुत दूर की बात है फिर। ठीक है, और लीजन्स को पिक भी करना है। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स पूरे नहीं करने, लीजन्स को पिक भी करना है, कोरिलेट भी करना है। ओके, नाउ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन पे आपका जो है वो आज शॉर्ट केस है। ठीक है, और आई होप लास्ट वीडियो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का फैब में अगर एग्ज़ाम है तो टाइम कम है, दिसंबर इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बताएं कि आप उस स्कीम्स को फॉलो करके अपने डिफरेंशियल्स तक पहुंच रहे हैं और हेल्पफुल है वो या नहीं है। और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एज़ यू नो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो कंसर्न लेना होता है। कंसर्न के मैंने लास्ट टाइम बताया था किस तरह लेना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम हूँ, आपका मुआयना करूँगी, आपके इलाज के लिए ज़रूरी है, कोशिश करूँगी आपको इस दौरान कोई तकलीफ़ ना हो, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका कंसर्न हो गया, इन्फॉर्म कंसेंट। फिर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बार बार आप एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट को बोलें ऐसे करो वैसे करो, इससे बेहतर है एक दफ़ा उसकी पोजीशन बना लें। तो न्यूरोलॉजी के एग्ज़ाम में बेहतर है कि अगर मेल पेशेंट है तो आप उसकी शर्ट ऑफ़ करा लें। ठीक है, अगर तो आपको कमांड मिल रही है अपर लिम्ब की या फेस की, और अगर आपको लोअर लिम्ब की कमांड मिल रही है तो आप उसे कहें अपना ट्राउज़र नीज से ऊपर कर लें। ठीक है, और शीट्स वहाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर फीमेल है तो प्राइवेसी का ख्याल बहुत रखना है, आपने शीट से कवर करना है। पोजीशन हो गई, एक्सपोजर हो गया। ठीक है, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप एक्सपोज नहीं करेंगे और बग़ैर एक्सपोजर के रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो यू आर फेल्ड। ठीक है, तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें कर ली। अच्छा, अब इसमें कमांड क्या मिलेगी? अब आपको तो नहीं पता ना कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो इसमें कमांड क्या होगी? इसमें कमांड ये होगी कि आपको कहा जाएगा, या तो ये कहेंगे कि एग्जामिन द लोअर लिम्ब, ठीक है, एंड डू रेलिवेंट, या एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, चाहे मोटर सिस्टम की कमांड हो, अब मोटर सिस्टम की कमांड है तो फिर सेंसरी नहीं करेंगे आप। ठीक है, हाँ रेलिवेंट में करना चाहें तो रेलिवेंट में करेंगे। ठीक है, और लोअर लिम्ब की कमांड है तो उसमें फिर सब आ जाता है। ठीक है, अच्छा, लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने पोजीशन ले ली, कंसर्न ले लिया और एक्सपोजर कर लिया। ये स्टेप्स जो हैं ये मैं नहीं करा रही, ये बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, मेरा जो फोकस है वो ये है कि आपको अगर कमांड मिलती है तो आपने रेलिवेंट एग्जामिनेशन तक कैसे पहुंचना है और फिर अपने डिफरेंशियल्स कैसे पिक करने हैं। ये नहीं पढ़ाऊँगी कि मैं ये जो बेसिक स्टेप्स होते हैं न्यूरो एग्जामिनेशन के, ये आपको आई होप ये आपको आते होंगे। एक रफ़ ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे। न्यूरो के हवाले से अगर आप पेशेंट देख रहे हैं तो आपको इंस्पेक्शन में क्या देखना है? सबसे पहले पेशेंट का पोजीशन कैसा है। लेट सपोज़ आपको जब आप फुट एंड पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे कि अगर पेशेंट का हेमीप्लेजिया होगा, ठीक है, लोअर लिम्ब पैरालिसिस होगा तो उसका फुट ड्रॉप होगा। ठीक है, पोजीशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, फुट ड्रॉप की पोजीशन अलग होती है। दूसरा वेस्टिंग, लॉस ऑफ हेयर्स, हेमाटोस। ठीक है, इससे पता चलेगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको, कोई ट्रेमर्स तो नहीं हो रहे, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं है, कोरिया एथिटोसिस ट्रेमर्स एबनॉर्मल मूवमेंट्स।
ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपनी सराउंडिंग भी देखनी है। ऐसा तो नहीं पेशेंट व्हील चेयर पर आए तो आपके बराबर में व्हील चेयर, स्ट्रेचर के बराबर में व्हील चेयर रखी हुई है, कोई सपोर्टिंग जो है वो रखा हुआ है, पर सहारे के लिए स्टिक्स रखी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है पेशेंट कि जो है वो स्टिक्स पे चल रहा है, ठीक है, कोई वॉकिंग एड है, ठीक है। तो सराउंडिंग से भी पता चल जाएगा कि अगर इतना पैरालाइज पेशेंट है तो व्हील चेयर पर आया होगा, तो व्हील चेयर कहीं ना कहीं आसपास आपको नज़र आएगी। तो ये सराउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ आपका इंस्पेक्शन हो गया। बल्क आपने ग्रॉस देख लिया, ठीक है। अब इंस्पेक्शन पे आपने क्या, फुट एंड पे गए हुए हैं, आपने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। फिर आपने बल्क देखा। बल्क को आपने मेजर नहीं करना होता, जो है ना, आपने देख लिया कि सिमेट्री है और एसिमेट्रिकल है, ठीक है। टोन आपने देख ली, ठीक है, टोन चेक करेंगे। फिजिकुलेशंस चेक करनी होती हैं, ठीक है। पावर आपने असेस कर ली, और उसके बाद रिफ्लेक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपोज करें। कभी भी जो है ना, आप लेट सपोज नी का रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं और उसका जो ट्राउज़र है वो नीज तक है, तो आप क्या देख रहे हैं उसमें, आप फेल हैं उसमें, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, फाइंडिंग्स पिक करनी है, ठीक है। आपने जब नी का रिफ्लेक्स करना है ना, तो आपने उसका ट्राउज़र थाइस तक करना है, क्योंकि आपने मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखनी है, ठीक है। तो हमेशा आपने मसल देखना होता है, और एक्सपोजर चाहे आर्म्स के रिफ्लेक्सेस करें या लोअर लिम्ब के करें, इसी तरह करना होता है, ठीक है। प्लांटर आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और प्लांटर के लिए हमेशा क्या करें, आप प्लांटर आप उससे चेक करें, की से चेक करें। जो है कोई हैमर वगैरह कुछ ना लेके जाएं, एक की अपने पास रखें, ठीक है। और वो की से जो है ना आपने चेक करना होता है, इसका प्रॉपर तरीका आप देखें। आप बिल्कुल जो है ना, कहाँ से हील से लेकर आते हैं, लेटरल टू मीडियल आते हैं, ठीक है, बिग टो तक आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा लेकर आएँ। जब आपको रिफ्लेक्स मिल गया, वो जो थंब है, बिग टो है जो है, बिग टो, उसने अगर रिफ्लेक्स दे दिया, एक्सटेंसर और प्लांटर वॉट, ठीक है, तब वहीं पे स्टॉप हो जाए। ज़रूरी नहीं है आप पूरा ऊपर तक लेकर आएँ, और वो पेनफुल होता है पेशेंट के लिए ना। समटाइम पेशेंट विड्रॉ कर लेता है, तो इतनी ज़ोर से भी नहीं करें कि पेशेंट को तकलीफ़ और विड्रॉ कर ले, ठीक है। और अगर पेस पे रिस्पांस आ गया, वहीं रुक जाएं। ऐसा नहीं है रिस्पांस आ गया और आप ऊपर तक लेके जा रहे हैं। आप ऊपर तक जब लेके जाए जब रिस्पांस ना आए, ठीक है। और म्यूट फिर आप उसे कहेंगे। जब आपका रिस्पांस आ गया, आपने वहीं पर स्टॉप करना है। तो ये आपने दोनों का प्लांटर चेक कर लिया, ठीक है। सेंसेशंस आपने चेक करनी है। अच्छा, सेंसेशंस के लिए क्या होता है, आपने कौन सी सेंसेशंस चेक करनी है। देखें, ये आपको, अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो क्या होगा, आपको टोन इंक्रीज़ मिलेगी, स्पास्टिसिटी मिलेगी, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं। पावर रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। अब आपको ये देखना होता है कि पावर लेस देन 3 है या अबव 3 है, ठीक है। और आपने हर मसल ग्रुप की पावर करनी होती है, प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल, ताकि आप बता सकें कि वीकर ज़्यादा कौन सी है, प्रॉक्सिमल ज़्यादा वीक है या डिस्टल ज़्यादा वीक है, या इक्वल है। जैसे कि आपने थाइस पे कर ली, नीज पे कर ली और फुट पे, ठीक है। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप इसको इस तरह बता सकें कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स की, तो बेस्ट है आप इस तरह से बताएं कि फ्लेक्सर मसल्स कितनी हैं और डिस्टल मसल्स कितनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स में, तो आप सिंपल ये यूज़ करें कि प्रॉक्सिमल मसल्स और डिस्टल मसल्स, ठीक है। ये ग्रॉस हो जाएगा। सेंसरी, अच्छा, उसके बाद हाँ मैं बताई थी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो आपको रिफ्लेक्सेस जो है वो एक्सेजरेटेड मिलेंगे, ठीक है। नी रिफ्लेक्स एक्सेजरेटेड मिलेगा और एंकल रिफ्लेक्स एक्सेजरेटेड मिलेगा। जब आपको +3 के रिफ्लेक्सेस मिलते हैं ना, उस पर आपको क्लोनस चेक करना होता है, ठीक है। क्लोनस कोई एक कर लें जो आपको सही आता हो, या तो नी क्लोनस देख लें या एंकल क्लोनस देख लें, ठीक है। और आपको क्लोनस में ये देखना होता है सस्टेन्ड है, इल सस्टेन और वेल सस्टेन, ठीक है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, इस तरह बताना होता है। क्लोनस देखना है आपने। फिर आपको प्लांटर जो है ना अप गोइंग मिलेगा, यानी कि एक्सटेंसर मिलेगा, ठीक है। प्लांटर इज एक्सटेंसर अप गोइंग। तो ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है ना, तो आपने सेंसेशन सेंसरी लेवल देखना है। सेंसरी लेवल के लिए क्या होता है कि आप जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो है ना, पिन प्रिक सेंसेशन के लिए टूथपिक यूज़ करें, बेस्ट है, हार्मलेस है, पेशेंट को इंजरी नहीं होगी। पेशेंट को चुभेगा ज़रूर, लेकिन उसको ऐसा नहीं होगा उसका ब्लड उसका आएगा। और निडल से बेहतर है आप टूथपिक यूज़ करें, शार्प टूथपिक होते हैं। और अपने पास पूरा पैकेट रखिए, क्योंकि इतना सा टूथपिक होता है, आप उसको कहाँ पॉकेट में ढूंढेंगे एग्ज़ाम के दिन, और मिसप्लेस भी हो सकता है। तो एक पॉकेट, एक जो है ना बैग में उसका पूरा पैकेट रखें, ठीक है। टूथपिक से आप जो है ना फुट से स्टार्ट करें, ठीक है। और उससे पूछते जाएंगे महसूस हो रहा है, और आपने उसका सेंसरी लेवल देखना है, ठीक है। जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आ गया, तो फिर आपका माइंड जाना चाहिए सेंसरी लेवल का है। सेंसरी लेवल 2 ही होते हैं, ठीक है। या तो आपको सेंसरी लेवल कहाँ पे मिलेगा, अगर तो डॉर्सल स्पाइन इन्वॉल्व है तो आपको अम्ब्लाइकस पे मिलेगा, जिस पे T10 होता है। और अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब है निपल एरिया T4,
ठीक है। उससे ऊपर है तो फिर सेंसरी लेवल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो फिर वो क्वाड्रिप्लेजिया में आ जाता है। अगर इससे भी ऊपर चला जाता है, सेंसेशंस उसको नहीं आ रही हैं, आपने क्या पूछना होता है, आप साइमल्टेनियस करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस करते जाएंगे। पहले उससे बोलेंगे कि हर चीज़ जब भी करते हैं तो पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करते हैं कि मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, और उसके जो है फोरहेड पे उसको महसूस कराएं कि आपको महसूस हो रहा है। ऐसा ही अगर पैरों में हो तो बताएं। ठीक है, कम या ज़्यादा हो तब भी बताएं। अगर उसका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और सेंसरी लेवल होगा तो वो कहेगा उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आप ऊपर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और अगर वो कहे कि हाँ यहाँ महसूस हो रहा है तो दैट इज़ योर सेंसरी लेवल। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये सेंसरी लेवल है उसका। ठीक है, इससे नीचे अगर अम्ब्लाइकस से नीचे आ रहा है उसका लेवल तो वो सेंसरी लेवल नहीं होता। ठीक है, वो फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी ग्लव एंड स्टॉकिंग में आ जाता है। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या तो आपको अम्ब्लाइकस में मिलेगा, ठीक है, या अगर उससे भी ऊपर तो निपल पे। ठीक है, अब यही आपने डिफरेंस करना होता है कि सेंसरी लेवल कहाँ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन, आपको सेरिबेलर एग्जामिनेशन की अलग से कमांड नहीं दी जाएगी। ठीक है, सेरिबेलर एग्जामिनेशन की अलग से कमांड जो है वो नहीं दी जाएगी। आपको खुद पता होना चाहिए कि मोटर सिस्टम में या लोअर लिम्ब के एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको अलग से कहीं कि भी सेरिबेलर एग्जामिनेशन करो, नहीं। आपने जब मोटर सिस्टम करना है या आपको जब लोअर लिम्ब की कमांड दी है तो उसमें सेरिबेलर इंक्लूड है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी नहीं है कि अब आप सारे स्टेप्स करें, आप कोई एक स्टेप करें लोअर लिम्ब में। अगर वही है ना कोऑर्डिनेशन और गेट, जब चेक होगी पेशेंट की जब उसकी पावर ग्रेटर देन 3 होगी। जब उसकी पावर ही 3 से कम है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी उसकी लेग स्टैंड ही नहीं करी, तो ना आप उसकी कोऑर्डिनेशन चेक कर सकते हैं और ना आप उसकी गेट चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों ओमिट हो जाती हैं। अगर वो कहें कि आपने क्यों नहीं कराई तो आप बोलें भाई कि पावर इज़ लेस देन 3, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, आई कुड नॉट चेक और असेस गेट और कोऑर्डिनेशन। हाँ, अगर पावर 4/5 है, ठीक है, या 3/5 है, तब आप कोऑर्डिनेशन के लिए हील शिन टेस्ट कर सकते हैं। ये आसान होता है, लोअर लिम्ब में आप हील शिन जो है वो टेस्ट करें और फिर उसकी गेट असेस कर लें। अगर 3/5 से ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं कि अगर आप खुद चल सकते हैं या आपको सहारे की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि सिजरिंग गेट होती है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, स्पास्टिक गेट है, तो आप उसके अटेंडेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। अटेंडेंट्स बैठे होते हैं कि आप ज़रा मेरी मदद करेंगे, मैं थोड़ा चला के देखूंगा। अगर तो उसको इंजरी ना हो, देखिए पेशेंट को इंजरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट उठे और गिर जाए, ऐसा नहीं करना। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ मैं चल के दिखा सकता हूँ या मुझे एक बंदे की सहारे की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करके जो है वो उसकी गेट असेस कर लें। अगर वो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है या आपको लग रहा है कि गिर जाएगा या उसकी पावर ही नहीं है, तो गेट असेस नहीं करनी। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेशन हो गई, गेट का मैंने बता दिया। अब रेलिवेंट एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेंसरी लेवल अम्ब्लाइकस पे आता है, इसका मतलब है डॉर्सल स्पाइन यानी कि थोरैक्सिक स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इसकी रेलिवेंट अप्रोच अलग है। ठीक है, और अगर आपका सेंसरी लेवल आप ऊपर तक जा रहे हैं और निपल पे आ रहा है या उससे भी ऊपर, पेशेंट कह रहा है कि मुझे बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी निपल से ऊपर भी महसूस नहीं हो रहा, नेक तक महसूस नहीं हो रहा, इट्स मीन उसको क्वाड्रिप्लेजिया है। इसका मतलब है कि जो लीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल गया है, वो अब हायर लेवल पे चला गया है। तो उसमें आपकी रेलिवेंट एग्जामिनेशन की अप्रोच अलग है, उसमें फिर आपको क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा। ठीक है, जब इतना ज़्यादा सेंसरी लेवल है तो वो सर्वाइकल स्पाइन या फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, तो उसमें आपका क्वाड्रिप्लेजिया होगा। लेकिन अगर T10 के लेवल पे सेंसरी लेवल है तो इसका मतलब है कि वो डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, उसमें अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी रेलिवेंट एग्जामिनेशन की। यहाँ आपने डिसाइड करना है आपका, जैसे आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं अपर लिम्ब की ही पढ़ा रही हूँ आपको, तो लेट सपोज पेशेंट को स्पास्टिक पैरापेरेसिस या पैराप्लेजिया है, ठीक है, उसके साथ आपको सेंसरी लेवल T10 पे मिल रहा है, सही है। और पेशेंट की गेट आपने असेस नहीं करी और कोऑर्डिनेशन भी असेस नहीं करी क्योंकि उसकी पावर लेस देन 3/5 है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। ये एग्जामिनेशन, ये पार्ट आपका 3 मिनट्स में होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से होगा। ये स्टेप्स ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन ये स्टेप्स करने में मिनटों में हो जाते हैं, ठीक है, मिनट्स में हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 1 मिनट फिर रेलिवेंट होगा और फिर 1 मिनट के आपके असेसमेंट, आपने क्या लीजन बनाया है। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज आपका लीजन क्या है। अच्छा, अब मैं आपको ना वैरायटी बताऊंगी कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ पेशेंट किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो हम उसकी फिर अप्रोच पढ़ेंगे। लेट सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि अगर तो उसका T10 पे लेवल आएगा तो उसमें जो आपका नेक्स्ट रेलिवेंट सिस्टम होगा ना, तो वो आपने फिर पेशेंट की बैक एग्जामिन करनी है। अगर वो बैठ नहीं सकता, उसकी ट्रंकल सपोर्ट नहीं है, तो आप उसको करवट दिलाएं, करवट दिला के उसकी बैक एग्जामिन करनी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रेलिवेंट एग्जामिनेशन कहाँ जाएगा, T10 के लेवल पे बैक पे चला जाएगा। और अगर यही पेशेंट
T4 के लेवल पे सेंसेशंस आ रही हैं या नेक तक इसका सेंसरी लेवल है, तो ये क्वाड्रिप्लेजिया है। इसमें फिर आपका नेक्स्ट रेलिवेंट स्टेप जो है ना आपका अपर लिम्ब हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको चीज़ कि अगर T10 के लेवल पे सेंसरी लेवल आ रहा है तो आपने सबसे पहले फिर बैक एग्जामिन करनी है। ठीक है, पेशेंट से कहें करवट ले या बैठ जाए सपोर्ट से या करवट ले ले, बैक एग्जामिन करनी। लेकिन अगर सेंसरी लेवल निपल के एरिया पे या उससे भी ऊपर है तो फिर आपने फ़ौरन अपर लिम्ब पे आना है। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। लेट्स सपोज अब आपके पास जो है सेंसरी लेवल आ गया। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिक पैराप्लेजिया और सेंसरी लेवल आ रहा है। अब रेलिवेंट एग्जामिनेशन क्या करेंगे आप, मैंने बता दिया सेंसरी लेवल पे आप किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे। लेट सपोज इसका सेंसरी लेवल आया T10 पे। ठीक है, अब लाइकस पे आ गया। अब आपने पेशेंट को क्या कहा कि भाई करवट ले लो, या तो सहारे से करवट उसको दिलाएं या अटेंडेंट हो तो कहते कि भाई अटेंडेंट के ज़रिए बैठ जाए, अगर बैठ नहीं सकता तो करवट ले ले। आपने बैक एग्जामिन करनी है। अब बैक में आपने क्या देखना है, आपने बैक में देखना है कोई स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग तो नहीं है, गिबस। ठीक है, स्पाइनल एब्सिस, गिबस, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से नीचे तक जो है ना पैल्पेट करना है। ठीक है, उसको देखना है कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा पेशेंट को, कोई ज़ख़म, कोई लीजन, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बैक एग्जामिन करनी है। उसी टाइम पे जब आप पेशेंट का बैक एग्जामिन कर रहे हैं आप पेशेंट का चेस्ट ऑस्कल्टेट करें बेसिस। ठीक है, कोई क्रैपिटेशंस, ठीक है, क्रैपिटेशंस ना हो, कोई ब्रोंकियल ब्रीदिंग ना हो। ठीक है, अब पेशेंट अगर पैराप्लेजिक है, ठीक है सॉरी अगर पेशेंट पैराप्लेजिक है, ठीक है, और जो है वो बेड बाउंड है, तो यकीन उसको बेड सोर्स भी हो सकते हैं। तो आप उसका ट्राउज़र थोड़ा सा एक्सपोज करके उसके ग्लूटल रीजन पे बेड सोर्स भी देखें, क्योंकि ये सारा पार्ट है ना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट न्यूरोलॉजिक है तो बेड सोर्स हो सकते हैं उसको। तो आपने क्या करना है, बैक पे आपने स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी देखी, गिबस, टेंडरनेस। ठीक है, उसी पे आपने क्या देखना है, चेस्ट पे आपने ब्रोंकियल ब्रीदिंग ऑस्कल्टेट किया, क्रैपिटेशंस, बेड सोर्स ये असेस किया। उसके बाद आप क्या करें कि पेशेंट को सहारे अगर बैठ सकता है या स्ट्रेचर जो है 45 डिग्री पे करके उसको बिठाकर बैक पे ही आप होंगे तो आप उसके लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखें, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देखें। ठीक है, उसके बाद आप फ्रंट पे आ जाएं। अब आप आगे आ जाएं। अब आपने आगे आके क्या करना है, उसके अपर लिम्ब एग्जामिन करना है। अच्छा 1 मिनट है ना आपके पास ये सारे रेलेवेंट एग्जामिनेशन करने के लिए। तो आपने अगर अपर लिम्ब में उसके जो है सबसे पहले आपने अपर लिम्ब की स्क्रीनिंग करनी है, सारे स्टेप्स नहीं करने, टाइम नहीं है इतना। अपर लिम्ब की स्क्रीन कैसे करेंगे, आप पेशेंट से कहें अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अगर पेशेंट अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रहा है इसका मतलब है उसकी पावर 5/5 है। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, सिंपल उसकी एक प्रॉक्सिमल मसल्स की पावर चेक कर लें। ठीक है, जैसे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस शोल्डर पे चेक करते हैं, एक वो कर लें, और दूसरा हैंड ग्रिपिंग करवा लें। जैसे हैंड ग्रिप करते हैं ना कि ये मेरी फिंगर्स को ग्रिप करो, और आप अपनी फिंगर्स को खींचें और वो जो है ना ग्रिपिंग चेक करते हैं। आप बस ये 2 काम करा लें उससे। ठीक है, आपने कहा कि हाथ ऊपर करो, ये कर लिया। ठीक है, और कोई भी एक रिफ्लेक्स चेक कर लें, या तो बाइसेप या ट्राइसेप। ठीक है, ये स्क्रीनिंग ऐसे ही होती है। या अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये कह दें कि अपने हाथ ऊपर करके दिखाओ। अगर उसने हाथ ऊपर कर लिए, उसमें कोई वीकनेस नहीं है, आराम से कर लिए, तो बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाकी स्टेप्स नहीं करें। ठीक है, सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि हाथ ऊपर उठाओ। ये अपर लिम्ब की स्क्रीनिंग हो गई। अब उसके बाद आपने आना है फ्रंट पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिंगर नोज टेस्ट, कोऑर्डिनेशन चेक करनी है। सेरिबेलर के लिए आप फिंगर नोज टेस्ट कर लें, या आप क्या ये भी कर सकते हैं, आप डिसडायडोकोकाइनेसिया कोई भी एक, ठीक है, जो आपको इजी लगे, या तो फिंगर नोज या डिसडायडोकोकाइनेसिया। फिर आपने आइस में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स चेक करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स पूरा एच बनाएं, डबल एच बना के पूरा उसका एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स देखें। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स हो गई। अच्छा, क्रेनियल नर्व 2 लाजमी 2 के लिए आपने क्या करना है, विजुअल इक्विटी आप देख लें। ठीक है, पेशेंट से पहले तो पूछिए कि भाई नज़र में कोई मसला तो नहीं है, नज़र आता है नहीं आता है। और इंटरऑक्यूलर ऑप्थेल्मोप्लेजिया के लिए उसके लिए तो सिंपल आप स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स करते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व 2 के लिए एक तो ये हो गया विजुअल इक्विटी। आप सिंपल उससे पूछें कि जो है वो भाई अगर चश्मा नहीं लगाता, पढ़े लिखे हो, तो जो स्नेलन कार्ड होता है उसका कोई भी एक बॉक्स आप उससे पढ़ा के दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर तो उसकी पावर ग्रेटर देन 3 होगी तो आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे चल के दिखाओ, थोड़ा सा वॉक करके दिखा दे। अगर पावर लेस देन 3 है तो ये ओमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम आपका ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। तो आपने फिर क्या बोलना है कि आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी एंड
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन टू कंप्लीट माई एग्जामिनेशन। फंडोस्कोपी बोलना लाजमी है और फंडोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइम हो तो फंडोस्कोपी भी करें, लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है, जैसे इस एग्जामिनेशन में फंडोस्कोपी इज़ नॉट दैट कि आप उसको, क्योंकि अगर आप फंडोस्कोपी उठा लेंगे ना तो उसमें 1 मिनट आपका लाजमी जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक्टिंग तो नहीं करनी ना, आपको बाकायदा देखना भी है, तो आपके 1-2 मिनट चले जाएंगे, ठीक है, और आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रेलिवेंट स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस एग्जामिनेशन में बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी एंड डी क्यों करेंगे उसका रीज़न बताऊंगी अभी। लेकिन अगर कमांड आती है कि फर्स्ट 6 क्रेनियल नर्व्स करें तो फिर उसमें फंडोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप नहीं कह सकते कि मुझे ये करना था, उसमें तो फिर लाजमी करनी है, ठीक है। ये ज़रा डिफरेंस है कि अगर तो कमांड ही फर्स्ट 6 क्रेनियल नर्व्स की आएगी तो फिर उसमें फंडोस्कोपी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है, उसको स्किप नहीं करना, उसको बेशक 1 मिनट देना है लेकिन वो करनी है। लेकिन यहाँ पे ये कि आप बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप ये सारी रेलिवेंट करें, क्योंकि जब तक आप रेलिवेंट नहीं करेंगे आप अपने लीजन तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है। ओके, सही, प्लांटर हो गया था, सेंसेशंस हो गई थी। अच्छा, सेंसरी लेवल आपने किया, सेंसरी लेवल के साथ जो है ना आप ये भी करें कि सेंसेशंस भी चेक करें, ठीक है। सेंसेशंस किस तरह से, लेट सपोज के सबसे पहले तो आप डायरेक्ट आप सेंसरी लेवल चेक नहीं करते। सबसे पहले तो आप ना एक होता है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक और एक होता है डॉर्सल कॉलम, तो आप दोनों का एक एक ले लें। लाइक सबसे पहले वाइब्रेशन जाता है, वाइब्रेशन सेंस जाता है, पोजीशन एंड वाइब्रेशन जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ईजी लगता है। आपको अगर पोजीशन सेंस ईजी लगता है तो आप पोजीशन सेंस करें, आपको वाइब्रेशन सेंस ईजी लगता है तो आप वाइब्रेशन चेक करें, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। सेंसरी लेवल से पहले आप पेशेंट का ये चेक करें, ठीक है। और दूसरा डॉर्सल कॉलम के लिए आप पिन प्रिक, जब आप पिन प्रिक करेंगे ना तो वही आपका सेंसरी लेवल ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। ओके, डीआरई क्यों बोला था, डीआरई इसलिए बोला था एनल टोन के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको देखना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है कॉर्डा इक्विना के लिए तो उसमें एनल टोन उसकी लॉस हो जाएगी, तो इसलिए आपने डीआरई का बोलना है। अच्छा, ओके, अब इसमें ठीक है, ये हमारा हो गया रेलेवेंट एग्जामिनेशन। ये बेशक आपको इस वक्त आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, लेकिन ना ये ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको ना प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आपको इस तरह आसान लग रहा हो या थोड़ा मुश्किल लग रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जब तक पेशेंट नहीं देखेंगे ना और पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो मैं स्कीम्स बता रही हूँ ना, एक नोट पैड लीजिए और उस पर ना ये स्कीम्स लिख लें पॉइंट्स में, ताकि जब आप न्यूरो के वार्ड जाए ना और वहाँ आपको कोई कमांड दे कि भाई इसका लोअर लिम्ब एग्जामिन करो, उसमें आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मिलता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है, ठीक है। ये बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद मेमोराइज़ होंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिख लें, ठीक है, लिख लें, और वो नोट पैड आपके पास होनी चाहिए जब आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाएँ। अब इस पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, अब भाई डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी तो बनाना है, तो दो ही बनते हैं, कंप्रेसिव माइलोपैथी या नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी। ये मैंने जो लास्ट का लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था। इसको याद करने का तरीका शॉर्ट एबीएम में बहुत अच्छा चार्ट है, आप वहीं से इसको याद करें, ये सेम चीज़ वही है, ठीक है। या तो ट्रॉमा होगा या पॉट्स डिजीज़ होगा, कंप्रेसिव में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्पाइनल एब्सिस हो सकता है, नॉन कंप्रेसिव में डीमाइलिनेटिंग में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एनएमओ है, इन्फ्लेमेटरी में ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, कलेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, सार्कोइडोसिस हैं, और सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके, सो ये एक स्कीम आपकी यहाँ पे पूरी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ही था, ठीक है, आपने पिक कर लिया वो, लेकिन उसमें आपको सेंसरी लेवल नहीं मिला, ठीक है। उसमें आपको क्या मिला है, डॉर्सल एंड स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट लॉस है, मतलब कि उसका या तो पोजीशन या वाइब्रेशन सेंस इम्पेयर्ड होगा या पिन प्रिक इम्पेयर्ड होगा, ठीक है। पिन प्रिक इम्पेयर्ड होगा, इम्पेयर्ड पोजीशन सेंस और पिन प्रिक टेस्ट, लेकिन सेंसरी लेवल जो है वो इसमें ठीक है। इसमें रेलिवेंट एग्जामिनेशन जो है वो आपकी क्या करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंस इसमें लॉस है। अच्छा, इसकी रेलिवेंट एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपने आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मिला है तो आपने इसमें क्या करना है, अपर लिम्ब पे जाना है,
ठीक है। अपर लिम्ब की स्क्रीनिंग वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, टाइम नहीं होता इतना कि आप सारे स्टेप्स करें। अगर पेशेंट अपने हाथ दोनों, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट एक हाथ उठा रहे हैं और एक हाथ नहीं उठा पा रहा, तो इसका मतलब है अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व है। फिर आप उसको फिर आप डिटेल कर लें, वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लें। लेकिन अगर पेशेंट अपर लिम्ब बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उसको खाली ये कह के भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेरेबेलर साइंस चेक करना है। सेरेबेलर में अगेन फिंगर नोज टेस्ट कर सकते हैं या डिस्डायडोकोकाइनेसिया कर सकते हैं। उसके बाद आपने आइस में एक्स्ट्राक्यूलर मूवमेंट्स देखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने लाइट एंड एकोमोडेशन रिफ्लेक्स देखना है। क्यों? क्योंकि आपको अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, जो आपके डिफरेंशियल्स इसमें बनेंगे ना अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल के लिए, यानी कि टर्शरी सिफिलिस टेप्स डॉर्सैलिस, उसके लिए जो है वो आपने ये रिफ्लेक्स यहाँ पे चेक करना है। फिर आप ओरल कैविटी पे आएंगे तो आपको B12 डेफिशिएंसी के लिए क्या देखना है, बीफी रेड टंग देखनी है, हाई आर्च पैलेट देखना है। ठीक है, और फिर आप पेशेंट को क्या करेंगे, 45 डिग्री प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेशन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर पेशेंट B12 डेफिशिएंसी के साथ है तो एनेमिक हो सकता है फ्लो मर्मर के लिए। ठीक है, और होकम का पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, तो आपको यशन सेस्लेक मर्मर देखना है। उसके बाद पेशेंट जब 45 डिग्री पे बैठा हुआ ही है तो आप बैक से उसकी क्या करेंगे, डिफॉर्मिटीज़, काइफोस्कोलियोसिस, बैक ऑस्कल्टेट करेंगे, बैक को एग्जामिन करेंगे। काइफोस्कोलियोसिस के लिए बेड सोर्स के लिए देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, सेंसरी अटेक्सिया को देखना है। ठीक है, सेंसरी अटेक्सिया के लिए आपने जो है वो रोम्बक साइन यहाँ पे करना है। ठीक है, जो कि टर्शरी सिफिलिस में हो सकता है। और गेट और कोऑर्डिनेशन ये सब जब ही असेस होगा जब क्या होगा, उसकी पावर ग्रेटर देन 3 होगी। ठीक है, फुट में फिर आपने डिफॉर्मिटीज़ लाइक पैस कैवस देखना है। कोई ऐसी डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है पैस प्लेनस या पैस कैवस। ठीक है, इसके डिफरेंशियल्स फिर आप क्या करेंगे, और लास्ट में आपने ये कहना है आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी, और अगर टाइम है तो फंडोस्कोपी फिर लास्ट में करें। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिर आप क्या सोच रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोच रहे हैं भाई। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मिला है और उसका डॉर्सल कॉलम या स्पाइनल थैलेमिक जो है वो इंटैक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि उसका सेंसरी भी है, सेरिबेलम भी इन्वॉल्व है, तो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो सेरिबेलम हो सकता है। तो मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोर देन वन लोकलाइजेशन आ रही है। सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। फ्राइड्रिक अटैक्सिया कब बोलेंगे, जब पैस कैवस आपको मिलेगा, डिफॉर्मिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, हेमाटोस मिलेंगे, और टेप्स डॉर्सैलिस अगर आपको सेंसरी अटेक्सिया मिल रहा है। ठीक है, ये अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपलरी रिफ्लेक्स इसीलिए चेक किए थे, लाइट और एकोमोडेशन। ठीक है, शॉर्ट केस में क्योंकि टाइम कम होता है तो आप ये कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू डू दिस कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये सब कर लेती, क्योंकि मेरे माइंड में ये डिफरेंशियल्स हैं। तो आप इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन तो मिल रहा है। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारे पास, लेकिन उसकी सेंसेशंस इंटैक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब कि आपने सेंसरी सिस्टम किया वो इंटैक्ट है, ना सेंसरी लेवल है, ना प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन भी इंटैक्ट है। ठीक है, और पेन प्रेक भी इंटैक्ट है। अब लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अब इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, अब इसमें आपका अगेन रेलिवेंट सिस्टम में आप अपर लिम्ब पे जाएंगे, अपर लिम्ब की स्क्रीन करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको क्रेनियल नर्व्स करनी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की मैं एक उससे भी शॉर्ट केस कराऊंगी कि बहुत आसान स्टेप्स होते हैं, फ़ौरन 1 मिनट में जो है ना क्रेनियल नर्व्स जो है ना 2 to 3 मिनट्स में सारी क्रेनियल नर्व्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो करनी है वो 3, 4, 6 मतलब कि एक्स्ट्राक्यूलर मूवमेंट्स, डबल H बनाना है। ठीक है, फिर आपको फेशियल नर्व यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर आपको 9 करनी है, 9। उसके बाद आपको क्या करनी है, 10 एंड 12। ये क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाऊंगी ना उसमें इनकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप जॉ जॉक चेक करेंगे। ठीक है, फिर आप गेट, अगर अब 3 पावर है तो गेट चेक करेंगे। उसके बाद फंडोस्कोपी, उसके बाद कॉर्टिकल सेंसेशंस का मैं एक शॉर्ट अलग से बताऊंगी, इसकी एक रील या उस फॉर्म में कि कॉर्टिकल सेंसेशंस किस तरह से चेक करते हैं। बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि स्ट्रोक का पेशेंट जब आपके पास आएगा ना लॉन्ग केस में, तो आपको कॉर्टिकल सेंसेशंस करनी होंगी और सारी नहीं करनी होती, कोई 1 या 2 आप कर लें तो बस इंप्रेशन जाना चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली डेली प्रैक्टिस में कॉर्टिकल सेंसेशंस नहीं कर रहे होते, हम यूजुअली नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। हम जब इसलिए इनको ना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में याद रहें। ठीक है, अच्छा हम जब हम अपर लिम्ब एग्जामिन करेंगे ना तो हमने उसमें जो अपर लिम्ब में वेस्टिंग देखनी है, स्पेशली स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड्स की वेस्टिंग, किसके लिए, MND के लिए, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के लिए। जॉ जग भी हम MND के लिए देख रहे हैं। अब इसके डिफरेंशियल्स क्या बनेंगे, लेट्स सपोज अगर एज अबव 40 है तो आप MND रखेंगे, पैरासाजाइटल मेनिंजियोमा,
बायलैटरल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और अगर एज लेस देन 40 है तो हाइड्रेटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैरासाजाइटल मेनिंजियोमा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक और एमएनडी। सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ी सी शफल हो जाएगी एज वाइज। ठीक है, ओके। की पॉइंट्स में यही है कि आपसे दो ही सवाल पूछे जाते हैं। आपकी जो शॉर्ट केस है, चाहे लॉन्ग केस हो चाहे शॉर्ट केस हो, एग्जामिनेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका लीजन क्या है, व्हाट इज़ द लीजन एंड वेयर इज़ द लीजन। ठीक है, कि आपका लीजन क्या है, व्हाट इज़ द लीजन एंड वेयर इज़ द लीजन। यही दो सवाल होते हैं और यही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, स्पास्टिक पैराप्लेजिया है, फ्लैसिड पैरालिसिस है। ठीक है, लीजन क्या है और वेयर इज़ द लीजन, मतलब लोकलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो आज की जो लोकलाइजेशन थी वो यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड की थी, जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, मैंने आपको 3 तरह के सिनेरियो बताया कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ सेंसरी लेवल मिल सकता है तो आपकी अप्रोच क्या होगी। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ आपको डॉर्सल कॉलम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मिल सकता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ आपको इंटेक्ट सेंसेशंस में मिल सकती हैं, उसमें क्या अप्रोच होगी। तो आपको इसी तरह जो है प्रैक्टिस करनी है। इनको अपनी डायरी में की पॉइंट्स के लिख लें। अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, शायद मुश्किल या अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन जब पेशेंट पे जाएंगे ना और जब करेंगे, हो सकता है फ़र्स्ट केस बहुत ख़राब हो, समझ ही ना आए कुछ कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो है वो फिर आपकी खुद ब खुद जो है ना माइंड जो है वो चलेगा और आप खुद डिफरेंशियल्स बनाएंगे। ठीक है, ओके। ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की कराइए। इंशाल्लाह इसके बाद में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वीडियोस कराऊंगी, लेक्चर कराऊंगी कि इसको कैसे जो है ना वो आपने अप्रोच करना है। उसके बाद एक वीडियो क्रेनियल नर्व्स पे भी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।